हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, इस वीडियो से पहले हम लोग जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, वो भी गोली दर्पण से। ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। गोली दर्पण में कुछ चीजें बची हुई हैं जो इस वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग होगी आप लोगों की गोलीय दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। इस वीडियो में जो भी पढ़ना है बेटा उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इन चीजों की जरूरत हमको आगे बहुत पड़ने वाली है। जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लाइट से संबंधित, उसमें इन सभी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए गोली दर्पण हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा, गोली दर्पण में बताया गया गोली दर्पण जो होता है वो एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसको काट लेते हैं और उसके तरफ हम एक तरफ क्या करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं और दूसरा तरफ क्या होता है, परावर्तक हो जाता है। तो इस प्रकार का जो निकाय था वह कैसा था बेटा, गोली दर्पण था। अब गोली दर्पण दो प्रकार का बताया गया था, एक अवतल दर्पण बताया गया था, एक उत्तल। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। अब हम इसमें जो पहली हेडिंग पढ़ेंगे बेटा वो होगा हमारा दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, ठीक है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, देखिए जैसे आपका क्या है, हमने इसको बना दिया आपका अवतल दर्पण। क्या बना दिया बेटा, अवतल दर्पण बना दिया। ठीक, और एक दर्पण और बना दिया हमने, जो कि पढ़ेंगे दर्पण को दोनों लेकर पढ़ेंगे हम लोग। अब इसको हमने बना दिया बेटा उत्तल दर्पण। क्या बना दिया, उत्तल दर्पण। ये हमारा हो गया अवतल, अवतल दर्पण और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, बात करते हैं दर्पण के ध्रुव की। तो जो दर्पण का ध्रुव होता है बेटा वो दर्पण के परावर्तक तल, परावर्तक तल का मतलब होगा कि जिधर कलई की गई होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन का। जैसे इसमें क्या है, कलई बाहर की तरफ की गई है तो परावर्तक तल क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। और इसमें क्या है, कलई अंदर की तरफ की गई है तो परावर्तक तल क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को बेटा, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा, पी से। दर्पण का ध्रुव पी से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते। इतनी बात समझ में आई, फिर से समझिए। दर्पण का जो परावर्तक तल होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा बेटा, जो बीच वाला भाग होगा, जो केंद्र होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे और इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा दर्पण के द्वारक के बारे में। दर्पण का द्वारक, देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है। जैसे दर्पण हमारा ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया आपका अवतल दर्पण,
है ना, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। उसी प्रकार दूसरा दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण। तो हम इसको कहाँ से कलई करें बेटा, अंदर से बाहर से, बताओ, अंदर से कलई करेंगे बाहर से? तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, अंदर से कलई करेंगे, तभी तो बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ होगा ना। देखिए, तो जो दर्पण का द्वारक है बेटा, उस वो यह बताता है कि जो दर्पण का परावर्तक तल है, देखो यहां से ये वाला है ना बेटा, ये अंदर वाला भाग, जो दर्पण का परावर्तक तल है उसका व्यास, माने इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो ये वाली दूरी है ना, इसी को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहेंगे बेटा, दर्पण का। उसी प्रकार यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। परिभाषा क्या मिल जाएगी कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखो, दर्पण का परावर्तक तल ये है, इसका व्यास ये होगा ना बेटा, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। परिभाषा क्या हो जाएगी, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए, अब हम बात करेंगे नंबर 3 हेडिंग जो हमारी है बेटा, नंबर 3 हेडिंग जो होगी हमारी, वो होगी दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक है, देखिए दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है बेटा, अब आप थोड़ा सा बात समझिए। अभी इसके पहले आप लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि जो दर्पण, जो गोली दर्पण होता है हमारा, वो क्या है, एक किसी खोखले गोले का क्या है, एक भाग है, उसी से काट करके निकाला गया है। यदि वह गोला रहा होगा, इसका मतलब है कि उसका केंद्र भी रहा होगा, बिना केंद्र का तो कोई गोला बनेगा नहीं। जो गोले का केंद्र है वही इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो परिभाषा क्या निकल कर आएगी कि गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। अगर हम फिगर के माध्यम से समझें, जैसे हमारा क्या है, एक गोला है बेटा, गोला तो हमारा बहुत अच्छा बन नहीं पाता, हम क्या बताएं आप लोगों को, फिर से देखते हैं। ये तो चलो ठीक है, कुछ कुछ हद तक सही है। ये हमारा क्या है, एक गोला है, मान लेते कोई कांच का गोला है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां से इतना भाग काट के इसको अलग कर लिया, इतना भाग काट करके इसको अलग कर लिया। तो अलग करेंगे बेटा तो कुछ यह कंडीशन मिलेगी आपको, क्या बताइएगा आप लोग, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये मिला है, तो ये किस, इसी गोले से मिला है बेटा। तो आप इसके तरफ क्या किए, एक तरफ पेंट कर दिए, पेंट कर दिए ना, पेंट जब करेंगे, ये तो दर्पण बन गया बेटा, गोली दर्पण बन गया। लेकिन यह गोली दर्पण बना किससे है, इस गोले के, गोले से ही तो बना है ना। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा, उसी को इसी केंद्र को हम क्या कहेंगे, इस दर्पण का वक्रता केंद्र। तो परिभाषा क्या निकल करके आएगी कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का,
किस खोखले कांच के गोले का कांच के गोले का भाग होता है भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बात आई समझ में? किसी भी गोल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा, वह दर्पण जिस गोले का भाग होगा, उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। फिगर के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसके शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे आपके चौथी हेडिंग की, दर्पण के वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, है ना, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अभी वक्रता केंद्र पड़ा, तो वक्रता केंद्र क्या था बेटा, कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी, वह उस गोले की त्रिज्या होगी। दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी क्या होगी, वह उस गोले की त्रिज्या होगी जिससे दर्पण को बनाया गया होता है। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, हमारा तो फिगर में नहीं बन रहा है क्या, चलो ठीक है। अब ये क्या है हमारा, कोई कांच का गोला है। अब बताओ बेटा, इसका केंद्र होगा, तो केंद्र से परिधि को जो रेखा मिलाएगी, यहां से ये वाली दूरी, इसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। बात आई समझ में, क्या कहते हैं, त्रिज्या। अगर हम क्या करें बेटा, यहां से इसको काट के निकाल दें, यहां से इसको काट के निकाल दें, तो ये हमारे पास दो दर्पण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, दो दर्पण बनेगा ना बेटा। तो ये जो दोनों दर्पण बनेंगे, ये किसके भाग होंगे, ये जो दोनों दर्पण बन रहे हैं बेटा, ये किसके भाग होंगे, ये तो इसी गोले के भाग होंगे ना। ये क्या होगा, ये इसी गोले के तो दोनों दर्पण भाग हैं, तो जो इस गोले की त्रिज्या होगी, वही इन दोनों दर्पणों की क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। परिभाषा क्या मिलेगी आपको, कि जो गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, वह उस गोले की त्रिज्या होती है जिसका दर्पण एक क्या होता है, भाग होता है, अर्थात जिससे दर्पण को बनाया गया होता है। परिभाषा लिखेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये सब चीजें हम किस दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, गोली दर्पण। दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होगी, उस गोले की त्रिज्या होगी जिससे दर्पण को बनाया गया होता है, जिससे दर्पण को बनाया गया होता है ना। इसी गोले से इस दर्पण को बनाया गया, इस दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी क्या होगी, वह इस गोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए बेटा। चलिए ठीक है,
अब हम बात करेंगे बेटा मुख्य अक्ष की, जो हमारी 5वीं हेडिंग है वो क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण का मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस ऑफ अ मिरर, है ना, मुख्य अक्ष। देखिए अच्छा, थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस लगाइएगा आप लोग। एक दर्पण हमने बना दिया, इसको हमने क्या किया, बाहर की तरफ से कलई कर दिया, तो कौन सा दर्पण बनेगा बेटा ये हमारा, बताइए आप लोग। ये हमारा दर्पण होगा अवतल दर्पण, ठीक। उसी प्रकार एक हमने यहां दर्पण बना लिया, ठीक है, इसको हमने अंदर से कलई कर दिया, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। इतनी बातें तो समझ में आई गई होंगी आप लोगों को। अच्छा ये बताओ आप लोग, अगर ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण बनाया गया किसी गोले से काट करके बनाया गया, जब गोले से काट के बनाया गया है तो जो गोले का केंद्र रहा होगा वो दर्पण के अंदर की तरफ रहा होगा बेटा, माने इसका केंद्र इधर की तरफ होगा, इसका केंद्र इधर की तरफ होगा। तो अब ये बताइए इस गोले का ध्रुव क्या होगा, मिड पॉइंट पर होगा, इसका भी मिड पॉइंट पर होगा। तो मान लेते हैं इस गोले का जो वक्रता केंद्र होगा यहाँ, इस गोले का वक्रता केंद्र यहाँ। तो जो दर्पण का मुख्य अक्ष की परिभाषा होती है वह यह कहती है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष। देखिए वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं और जो हमारा ध्रुव था उसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ, सी और पी से, सी से किसको, वक्रता केंद्र को, पी से किसको, तो पी को हम मतलब जो ध्रुव है उसको हम पी से दिखाते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष। परिभाषा क्या निकल करके आएगी बेटा, लिखेंगे परिभाषा में कि दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर हुई बात, चलिए इसके शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा नंबर 6 जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, देखिए मुख्य फोकस क्या होगा, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमने बना दिया आपका अपना अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या हमारा है, अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव होगा, ये इसका वक्रता केंद्र होगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा मुख्य अक्ष होगा, ठीक। उसी प्रकार हमने क्या किया, एक दूसरा दर्पण बनाया, इसके अंदर की तरफ अप्लाई कर दिया, ठीक है।
ये इसका क्या हो गया, ध्रुव होगा, और ये इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो अगर हम इसको मिलाएंगे बेटा तो इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ऐसे सीधे निकल जाएगा ना, ठीक है। बात अगर करें हम दर्पण के मुख्य फोकस की, तो दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा ये होती है बेटा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। ये मान लो कोई प्रकाश किरण है जो किसके समांतर चल रही है बेटा, मुख्य अक्ष के। देख रहा हूं दोनों समांतर है कि नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दोनों दर्पण से टकराएंगी, जाहिर सी बात उनका रिफ्लेक्शन होगा, है ना। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाएंगी, ये परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, ये मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु से होकर के जाएंगी। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं अवतल दर्पण में, अर्थात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं किसमें बेटा, उत्तल दर्पण में। यही थोड़ा सा अंतर है, इसको थोड़ा सा केयर करिए आप लोग, फिर से समझिए। देखिए अवतल और उत्तल में अंतर यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, देखो दोनों में चल रहे हैं बेटा, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर है और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इसका मतलब यहां दोनों टकराएंगे आकर के, दोनों का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाएंगे वो कहां जाएंगे बेटा, अवतल दर्पण में, अर्थात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उत्तल दर्पण में। तो इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। उत्तल में आपको रिफ्लेक्शन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, लेकिन जो आपका उत्तल दर्पण होगा उसमें यह पता चलेगा, ऐसा देखने पर लगेगा कि वह मुख्य अक्ष से क्या हो रही है, आ रही है। तो अगर अवतल दर्पण में होकर के जिस बिंदु से होकर के जाएगी उसे हम मुख्य फोकस कहेंगे। उसी प्रकार उत्तल में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी, तो परिभाषा ये हो जाएगी बेटा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, यही लिखते हैं, जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा अच्छा जिस बिंदु से होकर जाती है ना, इसमें लिख देते हैं अवतल दर्पण में, तब ताकि आराम समझ जाए आप लोग। अवतल दर्पण में जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य फोकस के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, कहेंगे दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को ही हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका। ठीक, अब लास्ट हेडिंग है बेटा, लास्ट हेडिंग है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगी बेटा? कहेंगे दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। कहने का मतलब जैसे दर्पण है ना हमारा, ये दर्पण होगा हमारा, है ना, ये इसका क्या है, यहां पर P हो जाएगा, यहां पर C हो जाएगा, सॉरी C यहां पर होगा तो बीच में कहीं F हो जाएगा। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की ये वाली जो दूरी होगी इसी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी, और इसे स्मॉल f से दिखाते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? लिखेंगे दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, सॉरी दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, अर्थात ये वाली जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।